कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त कामाख्या जंक्शन पे और पीछे ही कामाख्या स्टेशन है और आज हम जर्नी करेंगे 22512 कामाख्या एलटीटी कर्मभूमि एक्सप्रेस में। रिक्वेस्ट भी आई थी तो मैंने सोचा यार इसी में ट्राई करते हैं। वीकली ट्रेन है, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। 2 दिन 2 रात से भी ज़्यादा का सफ़र है तो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। और वैसे भी अगर आप गुवाहाटी से मुंबई जाएंगे तो जनरली सभी ट्रेन ज़्यादा टाइम लेती है क्योंकि रूट काफ़ी लंबा है। तो आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है ओवरऑल सफ़र, क्या मैंने खान पान के लिए अरेंज किया है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है 2 AC में। 3 AC और स्लीपर में तो पहले ही वेटिंग हो गया था, इत्तेफाकन 2 AC में मिल गया। बोला चलो इसी में जर्नी करते हैं। आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं कामाख्या जंक्शन से। तो अभी मैं फुट ओवर ब्रिज पे आया हूँ और वो इसलिए क्योंकि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से स्टार्ट होगी। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे एस्केलेटर लिफ्ट दोनों है, बीच वाले ब्रिज पे जहाँ की मैं हूँ। यानी कि अगर आप एंट्रांस से आएंगे तो राइट हैंड साइड पे जाइए, बीच वाले ब्रिज के भी पीछे की तरफ पड़ेगा तो हो सकता है आपको डायरेक्टली ना दिखे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी तो सोचा मैंने आपको बता दूं क्योंकि अगर लगेज रहता है तो फिर लिफ्ट और एस्केलेटर बहुत हैंडी काम आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो गया और वो डाइवर्ट ऐसे हुआ है, बर्धमान के बाद ये चली जाएगी आसनसोल, फिर कटनी, फिर इटारसी और फिर भुसावल। तो यानी कि अच्छा खासा घूम फिर के हमको अब इंडिया का टूर कराने वाली ये भी ट्रेन। देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र। डाइवर्टेड है, इतना तो पक्का है कि 3 रात की जर्नी तो अब होने वाली है। कुछ इंटरेस्टिंग यूनिक क्रॉसिंग्स और रूट्स देखने को मिलेगा। डाइवर्टेड रूट का भी एक अलग ही मज़ा है। मेरा कोई ऑन द स्पॉट कमिटमेंट नहीं है और साथ ही साथ ये ट्रेन तो ऐसे भी रात को 9-10 बजे ऐसे पहुँचती है मुंबई एलटीटी। तो अगर 10 घंटा लेट भी हो गई तो भी सुबह पहुँचाएगी। क्या ही फ़र्क गिरता है, घर के बजाय ट्रेन में सो जाएंगे। चलिए चलते हैं, बोर्ड करते हैं ट्रेन और जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। गुवाहाटी न्यू बंगाईगांव रेलवे स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। May I have your attention, please? Train number 07504 Guwahati New Bangaigaon Railway Station. थैंक यू। तो आज की जर्नी हमारी है 17 नंबर सीट, साइड लोअर। बैग को ताला चेन लगा दिया है जो कि मैं हमेशा ही करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं ख़ास तौर से। और नया कोच है तो कोच का लेआउट दिखा देता हूँ। प्रीटी मच हर सीट के लिए चार्जिंग पॉइंट है तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही। तो कुछ इस तरह से कोच लेआउट है, आप देख सकते हो। वहाँ चार्जिंग पॉइंट रीडिंग लाइट है, वहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट रीडिंग लाइट है। वैसे ऊपर भी चार्जिंग पॉइंट और रीडिंग लाइट है, मिरर है और वो तो नॉर्मल जैसे हुक्स वो सब तो है ही है। नीचे बॉटल होल्डर है और साइड में भी आपको दिखा दूँ ये फ्लैप आप निकाल सकते हो और वो इजीली आपको वो जो बीच का जो एज रहता है जो कभी कभार ऊपर हो जाता है आपको फीलिंग नहीं देगा। एक अच्छा एडिशन है। साथ ही साथ इधर भी एक चार्जिंग पॉइंट है और आप ऊपर भी देख सकते हो यहाँ भी चार्जिंग पॉइंट है और बॉटल होल्डर है। तो अभी मैं बाहर आया हूँ और मैं आपको बता दूँ कि कोच के लेआउट में तो सब कुछ है। तो अब मैं इसलिए बाहर आया हूँ कि मैं सोचा कि थोड़ा आगे चलते हैं और लोको इंचार्ज देखते हैं कौन सा है। डीजल लोकोमोटिव रहेगा यहाँ से क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट रूट लेती है। ये जाएगी जो भूटान के बॉर्डर के पास से, लेकिन वो सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो पूरा पार हो जाएगा रात में। है बहुत सीनिक रूट। मैंने जर्नी किया है इंदौर से यहाँ तक के लिए, वो ट्रेन में मैंने एक्सप्लोर किया है तो आप वो ज़रूर चेकआउट करिएगा बाद में। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा रूट है। चलिए देखते हैं कौन सा है हमारा लोकोमोटिव आज की जर्नी का। ওই ছেলেটাকে একটা ছেলে আজ কামিখ্যা তো ওকে দেখে দিল, হ্যাঁ ব্যাঙ্গালোর বাড়িতে নিয়ে ওকে ডিগ্রি ওখানে রেজিস্ট্রেশন করে দিল জাবির ভাইটা বাড়িতে। প্রতি মাসটা হলে তোমার দুটোর মাসটা আমি ভালো মতো যাই না, তোমাকে নাম্বার পাঠাচ্ছি, তুমি দেখে দিও সেটা। ठीक है रेलवे लाइन गोइंग टू रंगिया जंक्शन
सरायघाट ब्रिज। तो भाई रात हो चुकी है भाई, अंधेरा भी और ड्रिजलिंग भी चालू है बाहर, तो ऐसे कुछ बाहर दिखाने को तो है नहीं। और सफ़र बहुत लंबा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल बाहर टाइम पास करने के बजाय, एक बंदा बॉइल्ड एग दे रहा था, उससे बॉइल्ड एग ले लिया है। 4 बॉइल्ड एग 60 रुपीज़ का दिया है, तो एक बॉइल्ड एग करीबन 15 रुपये का पड़ा। मेरे समझ से रीज़नेबल है, सेफ भी है, प्लस बॉइल्ड है। तेल वेल का भी मच मुझे तो पर्सनली तेल वेल ना रहे तो बेहतर लगता है। तो यही खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। जागता रहा तो आपको न्यू बोंगाईगांव दिखाऊंगा। तो अभी देखने को तो बहुत कुछ है भाई, सफ़र तो बहुत लंबा नहीं, बहुत ही ज़्यादा लंबा कर दिया रेलवे ने। तो देखेंगे कैसा रहता है सफ़र अपना आगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ थोड़ा सा लेट उठने में। उसकी वजह ये है कि न्यू जलपाईगुड़ी पे बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा था और लोगों को पता नहीं था ट्रेन डाइवर्ट होने वाली। स्टाफ कह रहे थे कि डाइवर्टेड है, क्योंकि कामाख्या पे इन्फॉर्म कर रहा था डाइवर्टेड है टीटी को, लेकिन कोई पता ही नहीं था। वो बोलते हैं कि डाइवर्ट है ही नहीं, क्योंकि उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन, इतना बड़ा मिसमैच। आई मीन रेलवे क्या कर रही है मुझे तो समझ में नहीं। अगर डाइवर्टेड है, अब सोचिए कुछ सीनियर सिटीजन जो नागपुर उतरने के लिए चढ़ गए हैं ट्रेन में, उनका क्या हाल होगा। कोई ट्रेन घुमा के उनको छोड़ के तो आने नहीं वाली है, और ना ही उनको कोई और ट्रेन में ऐसे इजीली टिकट मिल जाएगा, चाहे वो इटारसी उतरे या भुसावल उतरे। भाई क्या ही कहना। अभी भी मालदा टाउन पे जब मैं उठा था, फ्रेशन अप हो रहा था, तो मैंने देखा टीडी को पता ही नहीं कि डाइवर्ट है। बोलता डाइवर्ट ही नहीं। तो उसको स्टाफ एक बोलता है सर डाइवर्टेड है, तो बोलते उनको तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ना हो डाइवर्ट तो अच्छा है, और टाइम पे चले तो और भी अच्छा है। सबसे मेन चीज़ तो वो है, ना डाइवर्जन हो, टाइम पे चले, यही इंसान उम्मीद करता है। उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो कल शाम को या रात को, सॉरी कहना चाहिए मुझे, हमें मुंबई पहुंच जाना चाहिए। देखेंगे वो भी होता है कि नहीं। अगर डाइवर्ट हो गई तब फिर तो कहानी दूसरी रहेगी। तो अभी मैं फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ, देखने को रहेगा बहुत कुछ। अभी दिन तो है काफ़ी लंबा, और पंक्चुअलिटी भी चेकआउट करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा डिले नहीं है, 10-15 मिनट के आसपास ही डिले। वो भी ट्रेन थोड़ा सा लेट मालदा टाउन से छूटी थी, तो शायद इसलिए डिले हुआ है। मालदा टाउन पर शायद टाइम पे पहुँची थी। चलिए नाश्ता कंप्लीट करता हूँ और फिर एंजॉय करते हैं बाहर।
तो आई होप आपको फरक्का बैरेज का व्यू अच्छा लगा हो। और अभी थोड़ी देर पहले ही फिर पाकुर पे भी ऑन टाइम ट्रेन पहुंची थी और चल रही थी। और वो कन्फ्यूजन जो डाइवर्जन का है वो अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी एक लोको पायलट से काफ़ी देर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कुछ चीज़ अपनी चेक की थी, तो उन्होंने बताया कि ये वाकई डाइवर्टेड है और मोस्टली ये बर्धमान से ही डाइवर्टेड है। और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है कि बर्धमान से डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर हो जाएगा लोको रिवर्सल। तो लोको रिवर्सल जनरली एक एक्टिविटी है जो बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड और लॉन्ग प्रोसीजर रहता है। और भाई वो बोल रहे हैं कि वहीं बहुत अच्छा खासा ये ट्रेन पिट सकती है। अगर ये नहीं डाइवर्ट हुई तब तो ठीक है, अगर डाइवर्ट हुई तो फिर पता नहीं क्या होगा। चलिए जो भी रहेगा, अब अगला स्टॉप है रामपुर हाट, देखते हैं वहाँ कब पहुँचती है। फिर उसके बाद बोलपुर शांति निकेतन है और फिर हम पहुँचेंगे बर्धमान। बर्धमान में ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर किए, तो चलिए देखते हैं कैसा क्या रहता है। जो भी रहेगा पता चलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा बाहर का भी एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कब पहुँचते हैं हम रामपुर हाट, फिर बोलपुर शांति निकेतन, और वाकई बर्धमान के बाद डाइवर्ट होती है या नहीं होती। तो हमारी ट्रेन रामपुर हाट पहुंची है बिफोर टाइम, और यहाँ बिफोर टाइम का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब पक्का हो चुका है ट्रेन डाइवर्ट होने वाली है। उसकी वजह ये है कि लोको पायलट ने तो रोस्टर देख के ही बता दिया था, तो मैं ट्रेन में था तभी समझ में आ गया था कि ट्रेन तो पक्का डाइवर्टेड है। उल्टा उन्होंने जो बताया, उनका जो जजमेंट है उस हिसाब से तो ये ट्रेन बर्धमान भी नहीं जाएगी, बोलपुर शांति निकेतन भी नहीं जाएगी। आगे ही थोड़ा 20 किलोमीटर दूर आसपास एक स्टेशन है, सेंथिल जंक्शन है, ऐसे कुछ नाम है, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया, याद नहीं आ रहा। वहाँ से ये ट्रेन मुड़ जाएगी और ये चली जाएगी आसनसोल की तरफ। तो देखेंगे वो भी कैसा रहता है, कब डाइवर्ट होती है, जाती है बर्धमान की, नहीं जाती है। अगर नहीं जाएगी तो मुझे दोपहर का खाना नहीं मिलेगा, खैर उसका कोई टेंशन नहीं है मुझे। स्नैक्स भी है और मैंने 1 किलो पेरू ले लिया है, 100 रुपीज़ पड़ा था, 4 पीसेस बड़े वाले आए हैं। मैंने कहा ठीक है यार, इतने में तो आपको मुंबई में भी कभी नहीं मिलेगा। बोला जो भी है देखते हैं यहाँ का पेरू कैसा रहता है। और खाने के लिए फ्रूट्स तो सबसे बढ़िया रहता ही है। तो अब रूट चेंज हुआ है, इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई बड़े स्टेशन पे नहीं, तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होगी। सब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि अब क्या करें। एक जन को तो मैंने न्यू जलपाईगुड़ी पे ही कहा था कि भाई डाइवर्ट होने वाली, टीटी ने बोल दिया नहीं होने वाली है। अब वो यहाँ तक आ गए, न यहाँ के न वहाँ के न कहीं के। फिर भी मैंने बोला आप परेशान मत होइए, आप इटरसी पे उतर के फिर आप ट्रेन पकड़ लीजिए। तो उनके पास सामान भी बहुत है और वो एल्डरली भी है। अब आप सोचिए कि ये चीज़ कैसे कोई मैनेज करेगा और कितना टाइम वेस्टेज है। इससे पहले भी एक बार मैंने डाइवर्ट वाली जर्नी की है, बहुत टाइम वेस्टेज हुआ था उस टाइम भी। खैर वो थी एलटीटी जाने वाली विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, तब आईसीएफ कोचेस थे। अच्छा एक रूट भी एक्सप्लोर हो गया था, देखते हैं इसमें क्या एक्सप्लोर होता है क्या नहीं होता है। मेरे लिए तो इतना कोई फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड पहले से ही था, मेंटली भी तैयार करके रखा था। बस दिक्कत ये है कि मैं पेंट्री घर का खाता नहीं, और अब क्या खाने को मिलेगा मुझे पता नहीं। इसीलिए मैंने थोड़ा बैकअप में स्नैक्स रख लिया था। अभी फ्रूट 1 किलो ले लिया, सोचता हूँ 1 किलो और ले लूँ, कल का भी टेंशन ख़त्म। 1 किलो कितना खाएंगे, और ऐसे भी अच्छा खासा स्नैक्स है अपने पास। चलिए फ्रूट ले लेता हूँ और फिर
देखते हैं आगे का रूट कैसा रहता है। ये है मयूर घासी रिवर, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। और यहाँ पे हम इस लाइन पे आ गए हैं तो मुझे अब बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ रही है कि आगे हम अब अपना रुट यानी डायरेक्शन बदलने वाले हैं, यानी हमारा रूट अब चेंज होने वाला है। क्योंकि आगे ही जो स्टेशन है वहीं से जो लोको पायलट थे वो बता रहे थे कि हमारी गाड़ी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। अगर ये डायरेक्शन नहीं चेंज करना होता तो ये थर्ड लाइन पे मेरे समझ से नहीं आना चाहिए था। तो जैसा कि देखा आपने, हमारी ट्रेन ने डायरेक्शन चेंज कर लिया और अब हम जा रहे हैं आसनसोल की तरफ। क्या क्या रहेगा, कैसे रुकावट रहेगी, कहाँ हम बहुत ही भयंकर टाइम पास करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, सब बताऊंगा मैं आपको। अभी तक तो रन ठीक रहा है, अभी शायद कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शन है या जो भी वजह है, थोड़ा स्लो है, सेक्शन भी डबल है, तो उस हिसाब से तो ठीक है। पानी वानी पहले ही ले लीजिएगा, अगर आपको पेंट्री कार से नहीं लेना हो तो। पेंट्री कार से भी ले रहे हैं तो 15 की बोतल मिलती है, याद रखें 20 मत दीजिए। अगर वो आपको रेल नहीं देते हैं तो मांग के लीजिए, कोई और बोतल नहीं ऑफिशियली भेज सकते हैं अनलेस वो कंपनी IRCTC या इंडियन रेलवेज़ को कह के बोतल दी और वो 15 की ही रहेगी। तो ये बात का ध्यान रखें, ये लोग कोई भी बोतल बेच रहे हैं तो उस चीज़ का अलर्ट रहे। मैंने तो पानी पहले ही ले लिया था, जब वहाँ पे कामाख्या पे अलर्ट आया था कि भाई ट्रेन डाइवर्ट होने वाली है तो बोला ले लो। और वहाँ पे भी पानी लोगों को 20 में वो बेच रहा था, तो मैंने तो भाई डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट किया, तो उसके बाद उसका कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। तो वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन ध्यान रखें कैश भी दे रहे, 15 की ही बोतल रहती है, तो वो चीज़ ध्यान रखें कि आप पानी कहीं से भी ले, पानी 15 का ही रहेगा। चलिए अब कुछ बाहर एंजॉय करते हैं, आया था पानी ही पीने, गर्म काफ़ी अच्छा है बाहर। चलिए जैसा भी है, अभी तो फ़िलहाल स्लो चल रही है, जैसे स्पीड पकड़ती है ट्रेन फिर बाहर चलते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव 37587 विजयवाड़ा का WP7 ट्रेन से अलग कर दिया गया है अंदल जंक्शन पे। और आप देख सकते हो हम अंदल जंक्शन पे खड़े हैं। अब ये रिवर्सल लेगा और फिर उसके बाद
ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और फिर ट्रेन आगे बढ़ेगी। तो ये कब कितनी देर में होगा पता नहीं, अभी तो सिर्फ रिमूव हुआ है। चलिए देखते हैं कब होता है इसका डिपार्चर। और ये हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव अटैच हो गया है, वही ये लोकोमोटिव है 37587। चलिए अब अपने कोच के पास चलते हैं। अभी तो कोई क्रॉसिंग होने वाली है, हो सकता है पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की हो या कोई और भी हो, फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी ट्रेन आसनसोल पहुंची है और यहाँ पे तो रुकी हुई है अभी काफ़ी देर तक, क्योंकि मैं इडली भी ख़रीदा यहाँ पे और इडली यहाँ पे मिल रही थी दोपहर में, तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। लेकिन मैं बोला यार मुझे पसंद भी है, गर्म नहीं है लेकिन प्राइस रीज़नेबल है, 30 रुपीज़ में 4 पीस इडली है। मतलब दोपहर का खाना तो आज का हो गया, अब तो समझ लो 3 प्लेट ले लिए। अब आराम से फटाफट खाता हूँ मैं, जब तक हमारी ट्रेन यहाँ पे टाइम पास करती है। फिर देखते हैं आगे क्या क्या रहता है और ये वाकई कब यहाँ से चलती है। पिछले तो अंदर पे तो 1 घंटे के ऊपर, अब तो टाइम पास तो वही चलता ही रहेगा। चलिए फटाफट इसे फिनिश करता हूँ। तो खाना खा लिया है और बाहर तो ज़बरदस्त गर्म है। अभी लाल कुआं हावड़ा एक्सप्रेस को कैप्चर करने गया था, भाई साहब क्या गर्मी है बाहर। खैर अभी फिर बाहर जाऊंगा क्योंकि देखूंगा और भी क्या देखने को मिलता है। एक लोको पायलट का ग्रुप भी आया है, बैठा है, वो बता रहा है कि इस ट्रेन का जो लोको पायलट है वो आसनसोल से चंद्रपुर तक की ड्यूटी है। तो अभी चलिए बाहर फिर से चलते हैं, देखते हैं। और पहले आपको दिखा देता हूँ लाल कुआं हावड़ा एक्सप्रेस की जो क्रॉसिंग थी, फाइंड आउट करते हैं कब हम पहुँचते हैं धनबाद। तो धनबाद के अराइवल के बाद तो ट्रेन ने ज़्यादा टाइम पास नहीं किया। इंस्टेड में जब तक पानी लिया और कुछ बातें और डिस्कस की कि भाई रूट क्या लेने वाली हो, जिस हिसाब से प्लेटफॉर्म था और जो मुझे लग रहा था, ट्रेन ने वही रूट चूज़ किया है जैसा कि लोको पायलट ने बताया था कि ये चंद्रपुरा की तरफ जाएगी। ये रूट की दूरी बताऊँ तो 800 किलोमीटर के आसपास है। 800 किलोमीटर रफली अगर पकड़ें, 60 किलो का एवरेज पकड़ लीजिए, और ही क्या पकड़ेंगे। अगर 60 का भी एवरेज पकड़े तो यूँ समझ लीजिए कि 12 घंटा तो कहीं नहीं है, 12 घंटा तो लगेगा ही लगेगा मिनिमम, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो अभी 4 बज रहे ऑलमोस्ट, यूँ समझ लीजिए सुबह के 4 तो कटनी पे ही बज जाएंगे। और कटनी से इटारसी भी अच्छा खासा है, बीच में जबलपुर भी आता है। तो मुझे लगता है कि इटारसी पहुँचते पहुँचते तो ईज़िली दोपहर हो जाएगी। शायद हो सकता है अगर सब सही चले तो सुबह जब हम उठें तब जबलपुर पर रहे, तो वो तो अगर वैसा रहा तो देख लेंगे, नहीं तो क्या ही कहना। अगर और लेट होती रही तो क्या बोल सकते हैं। अब ये रूट कैसा है क्या है वो तो जब तक शाम है उतनी देर तक ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे समझ से 3 घंटा मुश्किल से उजाला रहेगा, उससे ज़्यादा तो रहेगा नहीं। तो चलिए कुछ देखते हैं नज़ारे बाहर और
क्या कब कहाँ कैसे पहुँचती है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगला ये स्टॉप कहाँ लेती है, और भी कुछ अगर क्रॉसिंग्स रहेगी तो वो भी देखते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा कुछ काम चल रहा है जो कोयले से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा कुछ काम चल रहा था, पता नहीं क्या चीज़ रिलेटेड है। कि धनबाद फेमस भी है कोल के लिए, तो भाई यहाँ की बात ही कोयले से जाना जाता है, इसीलिए ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस भी यहीं से स्टार्ट होती है जो हावड़ा जाती है। चलिए अब बाहर एक्सप्लोर करते हैं। अंदर तो क्या ही बैठे हैं, लेकिन बाहर भी बहुत अच्छा खासा गर्म है। लेकिन अब शाम हो जाएगी तो थोड़ा मेरे समझ से प्लेजेंट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा चार्ज कर लेता हूँ फ़ोन और फिर चलते हैं बाहर और देखते हैं कब सबसे पहली बार हमारी ट्रेन रुकती है। यहाँ पर है ना, जैसे ये यहाँ तक रहेगा, ये एक स्टेशन ये है। तो भाई वो था हमारा अराइवल चंद्रापुर पे, और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन चल दी। तो जनशताब्दी की अराइवल के बाद ज़्यादा देर रुकी नहीं थी ट्रेन, और उसके बाद से यहाँ तक यानी कि जोगेश्वर बिहार तक रन भी अच्छा था। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत फास्ट था, लेकिन ट्रेन कहीं नहीं रुकी और सीन्स भी ज़बरदस्त थे। बहुत ही खूबसूरत पहाड़, ट्रेन नदी के बगल से चलती रही और थर्मल पावर प्लांट, तो बहुत कुछ कैप्चर किया मैंने, वो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हम आधे घंटे से भी ज़्यादा से खड़े हैं, तो मुझे लग रहा है जैसे कि सनसेट हुआ है। तो कंट्रोलर भी भूल गए, बोले अब रात हो गई, ट्रेन भी सो तुम भी सो। भाई ऐसा ना हो, आई होप कंट्रोलर ना भूले हो, कुछ और वजह हो और भाई चल दे, क्योंकि एक तो ऐसे ही लेट है गाड़ी, मतलब लेट क्या ही बोलना, कितना लेट होगी मालूम नहीं। लेकिन बहुत से लोगों के बहुत कुछ कनेक्टेड प्लान्स हैं, सोच रहे हैं कटनी से उतर के चले जाएं, इटारसी से उतर के नागपुर चले जाएं। अगर ऐसे कुछ चलता रहा तो पता नहीं क्या क्या होगा। खैर जो भी है, आपके सामने मैं कल का दिन भी पेश करूँगा, और आई होप परसों का दिन कुछ पेश करने को ना रहे। उसकी वजह ये नहीं कि मुझे पेश करने में तकलीफ़ है, लेकिन बस ये है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। फिर जो भी रहेगा फाइंड आउट तो करेंगे ही। फिलहाल आप एंजॉय करिए इंटरेस्टिंग सीन्स जो मैंने कैप्चर किए हैं चंद्रापुर से यहाँ तक, और फिर मिलते हैं सुबह और देखते हैं कब और कहाँ रहते हैं हम, और फिर उसके बाद कैसा रहता है हमारा रन कल के दिन में।
वेरी गुड मॉर्निंग। और हम इस वक्त 200 किलोमीटर के आसपास दूर हैं कटनी से, तो वही डिले तो और बढ़ गया। मुझे लग रहा था 12-14 घंटे में तो एटलीस्ट धनबाद से कटनी का डिस्टेंस कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और हमारी ट्रेन का रिवर्सल भी हुआ था लोगों का, और वो चौपान पे हुआ था। एक्चुअली वहाँ पे बाईपास था, मैं उम्मीद कर रहा था कि वहाँ पे रिवर्सल ना करें और बाईपास से पास कर दें, लेकिन मे भी शायद लोको पायलट का रूस्टर वैसा बना हो और वहाँ पे चेंज होते हैं लोको पायलट, तो क्या पता, क्योंकि वो अननेसेसरी था। वहाँ पे तो ट्रेन ने 1-1.5 घंटा खराब किया। और सुबह मैं 5:30 से जाग रहा हूँ, 5:30 से 7 बजे तक ट्रेन ने बमुश्किल 10 किलोमीटर तय किए होंगे। आई मीन हर स्टेशन के पहले रुक जा रही थी, स्लो हो जा रही थी। क्यों ऐसा था मालूम नहीं। ऐसा लग तो नहीं रहा था कि किसी ट्रेन को मतलब पास करने वाला है, क्योंकि कोई ऐसा पीछे ट्रेन भी नहीं दिख रही थी। जो है भी वो है शक्तिपुंज एक्सप्रेस, जिसको हमने 2 बार ऑलरेडी देख चुका। अभी एक और एक शॉट में आपको दिखाऊंगा। और वो ट्रेन हावड़ा से जबलपुर आ रही है, और वो इससे काफ़ी दूर है अभी भी फ़िलहाल। इन फ्रेट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मे बी कोई हाई प्रायोरिटी फ्रेट हो। एक बार मैंने नाश्ता कर रहा था तो फ्रेट भी देखा था जो पाइथन फ्रेट थी। तो ऐसी कोई ट्रेन होगी तब फिर तो भाई इसको क्या, किसी भी ट्रेन को उसके सामने प्रायोरिटी नहीं रहती है। और ये तो ऐसे भी डाइवर्टेड है। तो भाई वो स्केड्यूल पे बहुत प्रिसाइज तरीके से चलती है, क्योंकि बहुत लंबी रहती है और उसको कहीं पे भी लूप नहीं किया जा सकता। तो पाइथन फ्रेट की बात थोड़ी अलग रहती है, पता नहीं। लेकिन अभी तो रन अच्छा चल रहा है, आई होप ऐसे ही चले, तो एटलीस्ट 10 बजे तक कटनी तो पहुंच जाए। तो ये कटनी से मुंबई का सफ़र जो है वो आमूमन 17 से 18 घंटे का रहता है, जो ट्रेन जनरली लेती हैं, जो स्केड्यूल पे रहती हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम उतने दरमियान में पहुंचते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हम 10 बजे भी पहुंचते हैं और यूँ समझ लीजिए कि हमें 17-18 घंटे लगते भी हैं, तो भी शायद कल के दिन सुबह 5-6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए मुंबई। वो भी मेरे से वैसे ठीक ही है। बीच रात में तो क्या ही पहुंचेगी, और कैसा रहेगा, कब पहुंचेगी, वो तो बात किसी से, वो तो देखेंगे। चलिए, नाश्ता मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अभी सुबह 5:30 से 7 बजे तक तो कुछ रन था ही नहीं। तो उस दरमियान में मैं इतना डिसअपॉइंटेड था रन से कि मैं कुछ चीज़ें कैप्चर किए। एक जगह कोल वॉशिंग या कोल का जमा करने का प्रोसीजर चल रहा था, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और भी जो शॉट्स हैं वो आगे जो कटनी पहुँचने से पहले, वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये पूरा आप सेक्शन इस तरीके का मॉर्निंग का एंजॉय करिए, और फिर हम देखते हैं हम कब पहुँचते हैं कटनी जंक्शन। बाय बाय करो।
পারতাম না যে রোজ বলতে এখন আর কি করে খালি পোহায় রেখে আমাদের খালি পোহায় রেখে এটা সেই হচ্ছে দুইটা হেরে এদিকে হলো রাইটে রেগাটা 10টা 12টা 100 করে কোন করে কইতে হতাম মুকাম এইটা হবে কি কয় আর तो आई होप आपको सीन्स और उसके साथ जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया वो अच्छा लगा हो और मज़ा आया। भाई बहुत ही खूबसूरत सेक्शन था ये भी। अब हम कटनी पहुँचे थे, आपने जैसा कि देखा 11 के बाद, और कटनी साउथ से हम छूट गए हैं 11:30 बजे, और अभी तो अच्छा खासा ट्रेन चल रही है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे एटलीस्ट रन अच्छा होना चाहिए। ये उतना स्लो ट्रैक नहीं है, वहाँ पे तो 100 भी नहीं ट्रेन क्लॉक की है। मैंने कितनी बार स्पीडोमीटर ऑन करके रखा था, कभी 100 क्लॉक किया ही नहीं। मैं क्या ही उसको रिकॉर्ड भी करता। और वैसे भी आपको ड्यूरेशन से भी समझ में आ जाएगा, धनबाद से हम 4 बजे चले थे और 19 घंटा लगा है 800 किलोमीटर को कंप्लीट करने को। तो अब आप एवरेज स्पीड समझ लीजिए, ऑलमोस्ट 50 की भी नहीं रही है। तो बस यही कुछ है वो सेक्शन का। शायद फ्रेट के लिए डेडिकेटेड रूप से बना हुआ है, और फ्रेट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। और साथ ही साथ सुबह वो इंटरसिटी को छोड़ दिया था हमारे आगे सिंगरौली से, तो उसके तो 10-12 स्टॉप हैं। तो जो भी स्टॉप हो 10-12 है नहीं है, लेकिन उसके स्टॉप्स अच्छे खासे हैं और डेली की ट्रेन है। उसके पीछे हम चलते रहे, खूब सारा डिले भी बढ़ गया इसीलिए। खैर मुझे कोई ऐसा परेशानी वाली चीज़ नहीं है, ठीक ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि बीच रात में मुंबई पहुंचने से तो अच्छा है कि ये सुबह की तरफ पहुंचे। और कटनी से करीबन 17 घंटे लगते हैं, तो अगर उस हिसाब से देख लीजिए तो 12 से भी अगर 17 पकड़ा तो कल सुबह 5 बजे तक तो हमें मुंबई पहुंच जाना चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता है तो। बाकी ट्रेन फिर से स्लो हो रही है। चलिए देखते हैं कब पहुंचती है जबलपुर और क्या हमें बाहर देखने को मिलता है। और इटारसी और जबलपुर, एक्चुअली इटारसी और पिपरिया के बीच में बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा घाट सेक्शन पड़ता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ एक टनल भी रहता है, तो वो भी इंजॉय करेंगे। और ये भी देखें कब हम पहुँचते हैं इटारसी। और उसके बाद तो फिर ट्रेन मेरे समझ से डायरेक्ट भुसावल रुकनी चाहिए, लेकिन वो तो अभी बात की चीज़ है, वो तो जब इटारसी आएगा उसके बाद बात करेंगे। और अभी इसको लूप कर दिए हैं, और इसके पीछे पवन एक्सप्रेस। देखते हैं ये एक सो कॉल्ड, अब सीरियसली कह रहा हूँ कि एकदम ही पथेटिक ट्रीटमेंट। मतलब इस चीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। अब वो पीछे रखड़ती रहेगी ट्रेन, वो ट्रेन 5 घंटा लेट है, तो ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत टाइम पे है, लेकिन वो ट्रेन के स्टॉप्स भी हैं और ये ट्रेन के तो स्टॉप्स ही नहीं। चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है।
तो अभी मैंने आपको दिखाया वो ओवरटेक जो पवन एक्सप्रेस से हुआ और फिर उसके बाद जो कुछ क्रॉसिंग्स दिखाए, साथ ही साथ मैंने कंप्लेन भी किया था। और कंप्लेन मैंने इसीलिए किया था क्योंकि हमारी ट्रेन को ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं करना चाहिए था और वो बहुत ही पैथेटिक था इस सेंस में कि हमें अब उसके पीछे ही चलना पड़ेगा। और अभी भी हम नरसिंहपुर के बाहर खड़े हैं और वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि पवन एक्सप्रेस का नरसिंहपुर से डिपार्चर हो चुका है। जब वो अगला स्टॉप पहुंचेगी तो उतना सेफ्टी मार्जिन तो रखना पड़ता है भाई, एक्सीडेंट भी खूब सारे हो रहे हैं। तो उसके चलते अब हम यहाँ पे से अब डिपार्ट किए हैं 5-10 मिनट और वेस्ट करके। मुझे इस बात से एतराज़ नहीं है कि वो उसके पीछे रखे हैं, मुझे इस बात से एतराज़ है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। मुझे तो कोई इसमें लॉजिक नज़र ही नहीं आती है कि कोई ट्रेन का स्टॉप ही नहीं है, ऑफिशियल कोई हॉल्ट ही नहीं है, वो उससे आगे ही है और उसको जबलपुर के बाहर भी टाइम पास कराया जाता है, उससे पहले भी कराया जाता है और उसके बाद जबलपुर के बाद ओवरटेक कराया जाता है जो ट्रेन जो 5 घंटा लेट। आपको कुछ समझ में आए तो मुझे बताइएगा। मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आता है उनके कंप्लेन के एक रिमार्क से कि दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द पंक्चुअलिटी। किसकी पंक्चुअलिटी इम्प्रूव कर रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम, ना तो उसकी होने वाली है ना हमारी होने वाली, क्योंकि अभी इटारसी में पहुँच के फिर से नया ड्रामा शुरू होगा तो पंक्चुअलिटी तो धरी की धरी ही रहने वाली। चलिए देखते हैं कब पहुँचते हैं हम इटारसी। तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम पास कराए और ट्रेन को फाइनली क्या ही कहना 6 बजे ऑलमोस्ट इटारसी से छूटी है। तो ये एक्सपेक्टेड था, पुअर ट्रीटमेंट तो वहीं पे जब उन्होंने कर दिया कंट्रोलिंग में तो समझ में आ गया था। इस वक्त पवन एक्सप्रेस हरदा ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है और हम इटारसी से निकल रहे हैं। इमेजिन करिए कितना ज़्यादा अननेसेसरी टाइम वेस्टेज किया गया। मैंने ऑमलेट लिया था यहाँ पे, मुझे पता था यहाँ पे मिल जाता और अच्छा बढ़िया ऑमलेट मिला था और वो अच्छा खासा ऑनियंस और मसाला और सॉस भी डाला था, लेकिन सॉस मैंने नहीं डलवाया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। तो ओवरऑल बढ़िया था, 4 ले लिए थे, खाना तो अपना हो गया। देखते हैं अब यहाँ से हमारा रन कैसा रहता है और आई होप अच्छा रहे क्योंकि पीछे बहुत सारी ट्रेन है जो भुसावल की तरफ मुड़ने वाली है। अगर अब टाइम पास कराया तो ट्रेन गंदा पिट जाएगी और मैं नहीं चाहता अब ज़्यादा पिटे, क्योंकि यहाँ से अगर 12 घंटा भी पकड़ा जाए तो भी सुबह 6 बजे पहुँच जाएगी। 6 बजे भी अगर पहुँचती है तो भी अच्छे टाइम पे पहुँच जाएगी क्योंकि लोकल ट्रेन की जो ट्रैफिक और रश रहता है वो नहीं उतना मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है हमारा थोड़ा सा ये बचा हुआ सफ़र।
तो अपनी ट्रेन खंडवा पे रुक गई है। मुझे लग रहा था कि शायद स्किप कर जाए, लेकिन स्टेशन पे नहीं गई, यानी प्लेटफॉर्म की लाइन पे नहीं गई। और अभी थोड़ी देर में मेरे समझ से चल देना चाहिए। सामने कर्नाटका एक्सप्रेस है और अभी खाना वाना खा लेते हैं, अब आराम करते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर सब सही रहा तो ये वही 5 से 6 के बीच में पहुंच जाना चाहिए। आगे की ट्रैफिक भी मैंने चेक किया है, तो मेरे समझ से कोई ऑब्स्ट्रक्शन इसको तो नहीं आना चाहिए। जो भी है वो आगे ही रहेंगे, ये तो उनके आगे जाने नहीं वाली है, वो तो एनी केस नहीं होने वाला है। और पीछे वाले जो हैं वो काफ़ी दूर हैं। तो चलिए अब एक स्किप देखते हैं बुरहानपुर का, और फिर मिलते हैं सुबह। इसका रिव्यू भी मैं अभी अंदर चल के आपको दे देता हूँ, गाड़ी का क्या है रिव्यू, और फिर मिलते हैं सुबह। मैं फटाफट आपको इस ट्रेन का रिव्यू दे दूँ। सफाई ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बंदा रेगुलरली साफ़ कर रहा था। और सेफ्टी तो क्या ही कहना भाई, डाइवर्टेड ट्रेन है। और दूसरी चीज़ की इसकी पंक्चुअलिटी का भी क्या ही कहें कि ये जर्नी तो एकदम ऑफ ट्रैक हो गई है। तो डाइवर्टेड है तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इन जनरल भी मैंने पास में जब देखा है कोई ख़ास पंक्चुअलिटी रहती नहीं है। थोड़ा बहुत तो मुंबई में लेट ही रहती है, और बीच के स्टेशन का तो छोड़ ही दीजिए। और तीसरा एक्सपीरियंस खाने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खाने का एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपकी ट्रेन डाइवर्टेड है, बड़े स्टेशन पे अलर्ट रहिए, स्नैक्स अच्छा खासा पहले से ही ले लीजिए। कहीं पे भी फ्रूट्स मिले बिंदास खरीद लीजिए, जो भी रेट पे मिल रहा हो। और पानी अच्छे से पहले से ही ले लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने की थी, तो इसीलिए मुझे कभी पेंट्री कार के खाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। और वैसे भी उनका कोई खाना कोई लाइक का रहता नहीं, 140-150 में कुछ भी लूटपाट करते रहते। तो बस इसी तरह से मैनेज हो गया। क्या खाया है क्या लिया है सब तो आपके साथ शेयर ही कर दिया। तो चलिए अब आप देखिए बुरहानपुर का स्किप, फिर देखते हैं कब हम पहुंचते हैं सुबह मुंबई, क्योंकि अभी सुबह 5:30 बजे से जाग रहा हूँ, अब आ रही नहीं। थोड़ा आराम करते हैं और मिलते हैं सुबह। सो वेरी गुड मॉर्निंग, और हम थाने क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ा फ्रेशन अप भी हो गया हूँ। थोड़ी देर में हम मुंबई एलटीटी पहुँच जाएंगे होपफुली। और इस वक्त टाइम हो रहा है 5:10 के ऊपर हो चुका है। तो यूँ समझ लीजिए कि 5:30 बजे हम पहुँचेंगे। तो भाई मेरा वो जजमेंट थोड़ा तो इस बार ठीक था कि हम 5 से 6 के बीच में पहुँचेंगे। तो वही है, इस वक्त आई थिंक हम लोग मुलुंड क्रॉस कर रहे हैं। तो भाई ये थी हमारी सो कॉल्ड मैराथन जर्नी, और हम 8 घंटे से भी ज़्यादा लेट पहुँचेंगे मुंबई एलटीटी के डाइवर्टेड रूट के हिसाब से कहूँ तो। और इंडियन रेलवेज़ का जैसा ट्रीटमेंट है उस हिसाब से तो ठीक ही रहा। फिर भी कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा करें ट्रैवल सेफली, मुस्कुराते रहें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। गुड बाय फॉर नाउ, और आप देखिए हमारा अराइवल मुंबई एलटीटी पे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।